नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज किसान आंदोलन अपने चरम पर है और यहाँ बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। आखिर इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी और राज्य सरकार अपना अलग वक्तव्य दे रही हैं, केंद्र सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है और आंदोलन को लेकर के उसको तोड़ने के लिए नई नई साजिशें भी रची जा रही हैं। और हम अपने किसान भाइयों को देखें तो वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल उठते हैं। कोई कह रहे हैं कि अरे ये तो कानूनी असंवैधानिक है, संवैधानिक है ही नहीं, क्योंकि ये राज्यसभा से पास ही नहीं है। लोकसभा से पास है लेकिन राज्यसभा से पास नहीं है, और ये तो एक राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद ये लाया गया, ये तो विधि सम्मत है ही नहीं। और कोई कह रहा है अरे ये तो जो चाल है ये विपक्ष वाले लोग नेताओं की चाल है और ये आंदोलन खड़ा कर दिया है मोदी को घेरने के लिए। तो तरह तरह की बातें आ रही हैं। किसी के जुबान से ये सुनने को मिल रहा है कि जो किसान हैं उनकी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी। तो बहुत सारे कन्फ्यूज हैं, अफवाहें हैं, और जो वास्तविकता है वो ना तो लोगों को पता है, और जो सरकार अच्छी नीयत से भी काम करना चाह रही है तो विपक्ष उसको घेरने के लिए उनको लोगों को गुमराह भी करने में लगा है। ये बात हकीकत है। कोई भी केंद्र सरकार हो तो विपक्ष का काम ही यही है कि लोगों को गुमराह करके अपना राजनीति चमकाना। तो इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोगों का इकट्ठा हो रहा, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि कुछ ना कुछ किसानों का अहित हो रहा होगा तभी वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो आंदोलन ऐसे ही उठाए और चल दिए और आंदोलन करना है जी, केंद्र सरकार को घेरना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई चिंता है, कोई आशंका है, जिनको लेकर के वो उस चीज़ को या तो समझ नहीं पा रहे हैं, और उनकी जो आशंका है उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि जो हमने दे दिया बस वही रामबाण है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें कुछ कमियां ना हो, कमियां हैं, और किसानों की भी कुछ कमियां हैं कि वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक मध्यम वर्ग का रास्ता जिस तरीके से निकालने का प्रयास हो सकता है वो करना चाहिए। आज 14 दिसंबर 2020 है और किसानों ने आंदोलन के साथ साथ भारत बंद की भी चेतावनी दे रखी है और भारत बंद करेंगे भी। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जवान और किसान आमने सामने की स्थिति में है, तो पोजीशन माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। और हमारी जीडीपी का 14% जब कृषि से आता है तो हमारे देश के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए ये माहौल बहुत पेचीदा हो जाता है। और ये नाजुक मोड़ भी है हमारे कृषि इतिहास में। कृषि का ये इतिहास में एक नाजुक मोड़ है, इसको समझना होगा। और इस किसान आंदोलन को समझने के लिए आपको ये वीडियो पहले पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में भी आएंगी। तो थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये बनता है, क्या ये कानून जो आए हैं वो संवैधानिक हैं या नहीं है। देखिए, एक चीज़ होती है, कोई भी कानून संवैधानिक है या नहीं है इसको दो चरणों में देखा जाता है। एक होता है उसका कंटेंट, उसकी जो विषय वस्तु होती है, अगर वो विषय वस्तु विधि सम्मत नहीं है तो वो कानून रद्द किया जा सकता है। विषय वस्तु किन किन आधारों पर देखी जा सकती है ये आप देखिए। अगर उसका विषय वस्तु किसी मूल अधिकार को छीनने का काम करता है तो वो कानून रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। ये पहला प्रोसीजर है कि वो मूल अधिकार के विपरीत नहीं जाना चाहिए। दूसरा है हमारा मूल ढांचा, जो 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि कोई भी कानून जो संसद पास करेगी, अगर वो हमारे मूल ढांचे के विपरीत है
तो वो कानून टिक नहीं पाएगा, वो रद्द हो जाएगा। तो इस कानून में हमें तो कहीं लगता नहीं है, अगर इसको आप पढ़ेंगे डीपली तो जो 3 कानून है आप उसको पूरे को पढ़िए, उसमें ना तो कहीं किसी का मूल अधिकार का हनन हो रहा है और ना ही वहाँ पे किसी मूल ढांचे का जो मूल ढांचा जो है प्रभावित हो रहा है। इसको हाँ एक चीज़ कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र, इसमें एक चीज़ आती है कि राज्यों से सब परमिशन नहीं ली गई, ना किसी किसान जो प्रमुख हैं उनसे कोई बातचीत की गई। तो राज्य सरकारें एक संघवाद की स्थिति में आ जाती हैं। राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में जो संघवाद होता है, जिसको हम संघवाद कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें जाकर के थोड़ा प्रभावित होता है। तो संघवाद पर चोट करना, क्योंकि संविधान में जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा जो हमारा संघवाद है वो भी एक मूल ढांचा है। तो संघवाद में राज्य और केंद्र सरकार साथ साथ में चलनी चाहिए। तो राज्यों से कोई परमिशन नहीं ली गई, तो क्या इस बेस पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये संघवाद पर चोट कर रहा है? इसको समझेंगे, ये जो इसमें समवर्ती सूची जो होती है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कि राज्य और केंद्र इस पर टिक पाएंगे, इस जो कानून है इसको लेकर के क्या कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो 7वीं अनुसूची है हमारी, इसमें 3 क्लॉज है, 3 सूचियां हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में ये जो एक क्लॉज है 246 और एक क्लॉज है 254। आर्टिकल 246 और आर्टिकल 254, इसमें क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि 246 में जो सूचियां हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, इनको निर्धारित किया गया है कि केंद्र की सूची में कौन कौन से विषय होंगे, राज्य की सूची में कौन कौन से विषय होंगे और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय होंगे। ये आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। और ये जो 254 आर्टिकल है, इसमें कहता है कि अगर समवर्ती सूची में कोई विषय है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, तो उसमें क्या है कि जो अगर राज्य सरकार का कानून फॉलो पूरी तरह से नहीं होगा, केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। आप ये बात समझ गए? ये 254 में एंट्री में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं राज्य की सूची और केंद्र की सूची क्या क्या कहती है। राज्य की जो एंट्री नंबर 14 है, एंट्री नंबर 14, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कृषि विषय है वो राज्य सूची में 14वें नंबर एंट्री पर लिखा हुआ है। और इसमें ये एंट्री नंबर 26 में व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य को आप समझें, व्यापार होता है कि हमने जैसे कहीं से अनाज खरीदा 100 किलो और दूसरी जगह बेच दिया, तो ये एक व्यापार है। लेकिन इस व्यापार में जो वाणिज्य होता है, वाणिज्य में वो सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। जैसे हमने किसी से एक ट्रक मतलब 100 किलो गेहूं खरीदा और उसे साइकिल पे या किसी वाहन में ले जा करके दूसरी जगह बेचा, उसने फिर एक ट्रक में भर के दूसरी जगह भिजवा दिया, तो ट्रक भी उसमें शामिल हो गया। फिर उसको बोरे में पैक किया तो बोरा भी उसमें शामिल हो गया, जूट भी उसमें शामिल हो गया। तो ये सारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं तो वो सारी की सारी जब इसमें शामिल हो जाती हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर भी शामिल होगा, बिल बन रहा है तो बिल भी शामिल होगा, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपकी वाणिज्य में आ जाएंगी। और व्यापार जो माल जाता है और आता है यहीं तक है। इसके बाद ये एंट्री नंबर, जो राज्य की एंट्री नंबर है ये वाला 27, इसमें लिखा है कि उत्पादक, आपूर्ति और वितरण, यानी कोई भी, यह है वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा, यानी वस्तु और सेवा दोनों का उत्पादक, आपूर्ति और वितरण, ये सारा का सारा विषय किसका है? राज्य सूची का विषय है। अब इसमें हम समवर्ती सूची में देखते हैं। समवर्ती सूची में जो एंट्री नंबर 33 है, समवर्ती सूची में जो केंद्र, उस पर कानून, केंद्र भी कानून बना सकती है, उसकी एंट्री नंबर 33 पर लिखा हुआ है उत्पादक, आपूर्ति और वितरण। उत्पादक, आपूर्ति, वितरण, वस्तु एवं सेवा और व्यापार और वाणिज्य। आप समझ गए? ये समवर्ती सूची का विषय, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो एंट्री नंबर 33 है,
इसमें भी लिखा हुआ है ये चीज। अब ये वीडियो देख करके आप ये मत समझ लेना कि भाई ये कृषि विषय, राज्य की सूची में कृषि विषय है और ये व्यापार भी कर सकता है, वाणिज्य भी हो, उत्पादक, आपूर्ति और वितरण भी कर सकता है वस्तु और सेवा का। तो आप यहीं से वीडियो बस बंद करें और आंदोलन में कूद जाए, ये तो कृषि जो है राज्य सरकार का विषय है और ये तो केंद्र तो अपनी मनमानी कर रहा है, हैं, उस पर कानून बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको समझिए। इसकी जो एंट्री नंबर 26 और 27, ये जो दो विषय हैं, ये केंद्र की एंट्री नंबर जो 33 है उसके अधीन ही काम करेंगी। इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि राज्य कृषि विषय पर कानून तो बना सकता है, लेकिन ये एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए, यानी कि ये वाली चीज प्रभावी होगी। कानून इन पर बना है राज्य सरकार, कोई मना नहीं है, लेकिन इसके अधीन रहते हुए, यानी एंट्री नंबर 33 के अधीन में ये काम करेगी। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि इस पर जो कानून बना है ये राज्य सरकार का कोई विशेष अधिकार नहीं है, उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो हमें लगता है कि कंटेंट के बेस पर ये आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, और चैलेंज करेंगे भी तो ये टिक नहीं पाएगा, आपका जो अपील कर रहे हैं वो खारिज हो जाएगी। अब दूसरा है प्रोसीजर यानी प्रक्रिया। क्या हम इसको प्रक्रिया के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को ये अनुच्छेद 123 के तहत ये फुल पावर है कि वो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है या अध्यादेश बना सकता है। तो 123 का यूज करके 5 जून 2020 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निकाला और उस अध्यादेश में इन तीनों कानूनों का जिक्र है। और चूंकि उस टाइम पर संसद नहीं बैठी हुई थी, तो संसद जो मानसून सत्र आया वो 14/9 से 1/10/2020 तक चला मानसून सत्र। तो उसमें क्या हुआ कि लोकसभा में बहुमत था अच्छा खासा एनडीए सरकार का, तो उन्होंने लोकसभा में पास करा लिया। फिर वो राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में एक वॉइस वोट का प्रावधान है, वॉइस वोट का भी प्रावधान है, और एक होता है सेलेक्टिव कमेटी, एससी, एक सेलेक्टिव कमेटी होती है। अगर राज्यसभा में चूंकि एनडीए का बहुमत नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा कि यहाँ पे वोट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा बहुमत नहीं है तो फिर हो सकता है कि बातचीत करनी पड़ेगी और मेंबरों से। तो उन्होंने शिवसेना के मेंबरों से और शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र की, उनके मेंबरों को वॉकआउट करने के लिए बोला, और वो वॉकआउट हुए भी, माने भी। उसका कारण राजनीतिक है, वो आप राजनीति को अगर अच्छा से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर वो वॉकआउट किए, तो वो जो विपक्षी पार्टियां थी वो अल्पमत में आई, और चूंकि वहां पे अगर वोटिंग भी कराते तब भी वो एनडीए सरकार जीत जाती, क्योंकि उनका वॉकआउट था, शरद पवार और शिवसेना पार्टी के मेंबर जो हैं। तो अब कहने का मतलब, अगर उन्होंने वोटिंग में नहीं कराई, उन्होंने समझा कि इसको हाथ खड़ा करके वॉइस वोट के माध्यम से इसको करा लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि संख्या इधर ज़्यादा है एनडीए घटक में, तो करीब करीब उस टाइम पर 100 के आसपास तो उनकी रही थी एनडीए की, और 110 के आसपास करीब करीब विपक्षी पार्टी की भी रही होंगी। तो वो कोई दिक्कत नहीं, पास हो गया, ध्वनिमत से पास हो गया। अगर वो ध्वनिमत से राज्यसभा से पास भी नहीं होता, अगर वो राज्यसभा से पास नहीं होता, तब क्या होता, तब भी एनडीए सरकार, क्योंकि उसे कराना ही कराना है, तो वो एक संयुक्त बैठक का प्रावधान करती। संयुक्त बैठक में आप जानते हो कि 333 के करीब मेंबर एनडीए सरकार के लोकसभा में हैं और करीब 100 मेंबर राज्यसभा में हैं। तो ये दोनों मिलाकर के 433 हो जाते हैं। 433 ये एक अच्छी खासी संख्या है। अब हम देखेंगे कि लोकसभा में जो टोटल मेंबर है वो 543 है, और राज्यसभा में जो टोटल मेंबर है वो 242 है, और टोटल मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के अगर निकाले जाएं तो वो 785 के आसपास हो जाते हैं। और अगर इसमें 2 का भाग दे दें तो ये बन जाते हैं 393, यानी 393 हमें को बहुमत चाहिए। अगर हम संयुक्त बैठक भी कराते हैं हमें 393 का बहुमत चाहिए, और जबकि हमारे पास तो उससे बहुत ज़्यादा है 433। तो 433 और कहाँ 393, हमारे पास फिर भी ज़्यादा है, तब भी पास हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। एनडीए सरकार का ये प्रावधान संयुक्त बैठक में भी पास हो जाता। अब ये जो
जो चैलेंज कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस बेस पे जाएंगे कि राज्यसभा में जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ साहब। वहाँ पे वॉइस वोट कराई गई और वोटिंग नहीं कराई गई, एक्चुअल जो वोटिंग होती है वो नहीं कराई गई। तो इसमें एक कारण है कि कोरोना का माहौल था, 2 गज की दूरी सबको रखनी थी, और जो वोट होता है वो वहीं अपनी मेज पर बैठ करके होता है, वहीं सीट पर बैठ करके होता है, वहीं से वोट लिया जाता है। तो उस प्रोसीजर नहीं वहाँ बन पाता है, परिस्थितियाँ होती हैं तो उन्होंने वॉइस वोट करा ली। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो क्या हम उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ये अनुच्छेद 122 जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद की कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं हो सकती। इसकी जो प्रोसीजर होता है, संसद का कोई भी प्रोसीजर, कोई भी कार्रवाई हो, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। तो ये 122 में लिखा हुआ है अनुच्छेद में। अब क्या करोगे? अब तो जाने की नहीं, प्रोसीजर के बेस पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो प्रक्रिया पूरी तरह से वो उपसभापति और सभापति जो है वो हैंडल कर लेते हैं, जिस तरीके से उन्हें करना चाहे, प्रोसीजर उनका ही फॉलो होगा। तो इसके बेस पे भी नहीं जा सकते, ना कंटेंट के बेस पे जा सकते हैं, ना प्रोसीजर के बेस पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये कंटेंट और प्रोसीजर दोनों के बेस पर ही ये संवैधानिक है। कोई अगर आपसे ये कहता है कि ये जो कानून है वो असंवैधानिक है, तो ये पूर्णतः गलत बात कह रहा है, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। चलिए बात करते हैं पहले कानून की। तो पहला कानून है हमारा कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अधिनियम 2020। इतना लंबा नाम है कि पढ़ने में ही छक्के छूट जाएंगे, है कि नहीं? मतलब इसको समझना ही इतना लंबा नाम है, पढ़ते पढ़ते क्या इसको समझें, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके शब्दों पर जाइए, जो शब्द हैं इनको अगर आपने समझ लिया तो आपको 2 मिनट में समझ में आएगा कि है क्या। देखिए पहला शब्द है कृषि उपज। कृषि उपज क्या है? कृषि उपज होता है जो हमारा फार्मर प्रोड्यूस करता है। इसका अंग्रेजी है फार्मर प्रोड्यूस, यानी कि फार्मर जो प्रोड्यूस करेगा उसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका कृषि के उत्पाद आ जाएंगे, आपका मत्स्य जो कृषक उत्पाद करता है, और आपका मुर्गी पालन भी करेगा और पशुपालन भी करेगा। तो जो फार्मर जो होता है, किसान होता है, वो सारी चीज़ें, ये मुर्गी पालन भी करता है, पशुपालन, वो सारा किस में आएगा? आपका फार्मर प्रोड्यूस में आएगा। ठीक है। अब है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रेड, और वाणिज्य को बोलते हैं कॉमर्स। ट्रेड में क्या है? बेचना और खरीदना आता है किसी भी सामान का, जैसे वो पशु खरीदना हो या मुर्गी खरीदनी हो या मछली खरीदनी हो या बेचनी हो, ये सब किस में चला जाएगा? ट्रेड में, यानी व्यापार में। और दूसरा है कॉमर्स। कॉमर्स को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। तो वाणिज्य में क्या क्या आता है? जैसे वाणिज्य में सारी गतिविधियां शामिल हैं, जैसे उसमें ट्रक भी शामिल होगा। अगर आप मुर्गा अगर पॉलीथीन में ला रहे हो तो मुर्गा भी जो है पॉलीथीन भी उसमें शामिल हो जाएगा। और मछली अगर आप किसी एक बॉक्स में बंद करके ला रहे हो तो वो बॉक्स भी उसमें शामिल होगा। यानी कि कहने का मतलब है, और जो बिल अगर बन रहा है कंप्यूटर से पर्चे पे, तो वो बिल और कंप्यूटर भी उसमें जो है गतिविधि में शामिल हो जाए। कहने का मतलब है कॉमर्स में वो सारी गतिविधियाँ, ट्रक हो, बस हो, कोई भी कुछ हो, वो सारी की सारी गतिविधियाँ जो उस ट्रेड से संबंधित हैं, इस कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी और पशुपालन से अगर संबंधित हैं, तो वो किस में शामिल हो जाएंगे? आपकी कॉमर्स में। ठीक है, उसको बोलेंगे वाणिज्य। अब है संवर्धन एवं सहायता। संवर्धन यानी कि उसका वैल्यू एडिशन, और सहायता यानी कि उसमें अगर कोई चीज़ की आपको महसूस हो रही है कि हमें इसमें ये सुधार और करना है, तो वो राज्य सरकार उसमें सहायता भी करेगी। ठीक है, ये वाला प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट अधिनियम होता है, ये कानून होता है, और 2020। ठीक है, ये है आपका। अब तो समझ में आ गया होगा। कृषि उपज जो फार्मर प्रोड्यूस करेगा, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार करना उनका, वाणिज्य भी करना है। ठीक है, संवर्धन और सहायता, उनका वैल्यू एडिशन करना है, और जो अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो उसमें सहायता सरकारें करेंगी, और अधिनियम है ये 2020 है। क्लियर है ना? अब आइए इसको समझते हैं कि वर्तमान में जो अब मौजूदा परिस्थिति में जो प्रोसीजर चल रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और इस कानून के हिसाब से जो
बदलाव होगा और क्या बदलाव होने जा रहा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने दोनों को साथ साथ लेने की कोशिश की है। यहाँ हमने मुख्य प्रावधान जो इस अधिनियम के हैं वो समझेंगे और जो वर्तमान व्यवस्था आज की है वो यहाँ समझेंगे कि आखिर अब क्या चल रहा है और आगे आने वाले समय में अब जो आगे चलेगा वो क्या चलेगा। तो समझिए, देखिए पहले इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को समझ लेते हैं क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे इतिहास में जो कृषि इतिहास है हमारा, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और केवल कंपटीशन वाले बच्चों को नहीं, देश के हर नागरिक को ये जानना चाहिए कि ये बदलाव जो हो रहा है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि कृषि जो है हमारे जीडीपी का कम से कम 14% हिस्सा लेके बैठा है और इसमें अगर कोई बदलाव होता तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसको समझना हमको बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं यहाँ समझा दूँ, ये क्यों ज़रूरी है। देखिए आप समझिए इस चीज़ को कि अगर मैं कोई कोट खरीद, मतलब जैसे मैं एक टेलर हूँ, अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई 500 कोट तैयार कर देना और हमको वहाँ गिफ्ट करने हैं 500 कोट किसी बारात वालों को, तो क्या करेगा, वो उसको एडवांस देगा और वो कोट सिल के दे देगा, ले जाओ जी। अगर किसी का जो आइसक्रीम पैक करनी है तो आइसक्रीम का ऑर्डर आ जाएगा, आप आइसक्रीम डिलीवर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। किसी को जूता चाहिए तो जूते का ऑर्डर मिल गया, आपने जूता सप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या है। और अगर यही चीज़ें अगर हम कृषि क्षेत्र में करें तो इसमें दिक्कत क्या है। आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि भाई हमें जो है 100 बोरा अनाज चाहिए, मैं जाके बोलूँ तो किसान क्यों भाई नहीं दे सकता, वो दे सकता है और देना चाहिए भाई। जब सब क्षेत्रों में दे सकते हैं, अगर मैं कोट भी खरीद सकता हूँ, पैंट भी खरीद सकता हूँ, जूते भी खरीद सकता हूँ, टूथपेस्ट ऑनलाइन मंगा लेता हूँ और जितना है अमेजन से और फ्लिपकार्ट से मैं सब चीज़ें खरीद लेता हूँ, पेन भी खरीद लेता हूँ, तो फिर हम किसान से क्यों नहीं खरीद सकते डायरेक्ट। भाई किसान कोई अलग थोड़ी ना है, वो भी तो हमारे देश का नागरिक है, हम उसके सामान को क्यों नहीं खरीद सकते। भाई उद्योगपतियों के सामान को आप मंचा जहाँ बेच दो, है पूरी ऑल इंडिया ऑल सब जो है, और हम जो किसानों के माल को नहीं खरीद सकते ना। उसका कोई ऐप हो सकता है क्या, ऐप भी नहीं हो सकता। वो अपना सामान अगर 2 किलो, अगर कोई सरसों का बीज लेके बैठा है तो उसको 1-2 किलो चाहिए तो क्यों नहीं ले सकता भाई। ऑनलाइन ट्रेड करे, मेरे पास 2 किलो है, मैं मन चाहे बेच दूंगा, मेरी मर्जी। तो इसका एक ऐप भी होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। समझिए इस चीज़ को, इस प्रोसीजर जो ये लेके आई है सरकार, इसमें प्रोसीजर में है क्या। देखिए इसका जो मुख्य प्रावधान है वो ये है, ट्रेड एरिया आउटसाइड। ट्रेड एरिया आउटसाइड, इसका मतलब क्या है कि अब तक क्या होता था कि अब तक ये प्रावधान था कि अपना माल, अभी किसान जो अपनी उपज है वो केवल एपीएमसी में ही बेच सकता है, कहीं बाहर नहीं बेच सकता। मतलब कोई, मतलब बांध दिया उसको, उसी के अंदर, उस एरिया के अंदर ही आप बेचो साहब, आप बाहर नहीं बेचोगे। आपकी उद्योगपतियों का जो, अगर उसने शर्ट बना दी है, अगर रेमंड की शर्ट बनी है तो वो कहीं भी बेचे, अमेजन पे बेच रहा है, फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, लेकिन किसान क्या है, किसान वहीं एक घुटन वाली चीज़ में उसी अपने एरिया में बेचेगा। एपीएमसी जहाँ है वो उससे आगे अपने, और वो भी अपने एरिया में बेचेगा। एपीएमसी ये भी नहीं कि आप जो हरियाणा की में बेचा, यूपी का बंदा है और हरियाणा की एपीएमसी में बेचा है, ये भी नहीं हो सकता। और आपको केवल बोल दिया अगर आप अलीगढ़ के वासी हैं या यूपी में तो अलीगढ़ में ही बेचेंगे आप साहब, है हद हो रही है। मतलब किसान क्या, मतलब किसान ही नहीं बेच सकता। और आप जो उद्योगपति के जो है, चाहे नमकीन है, नमकीन बन रही है बीकानेर में, राजस्थान में, और बिक रही है यहाँ दिल्ली में, हाँ, और दिल्ली के आइटम है वो जा रहे हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश में। तो ये भाई ये हमारी समझ से बाहर है। ये होना तो यही चाहिए भाई, जो कृषि का उपज है वो कहीं भी बेचे और कोई भी खरीदे, इसमें क्या दिक्कत है, होना चाहिए ना। दूसरी चीज, स्टेट से बाहर, इसमें जो प्रावधान है वो है स्टेट से बाहर भी आप इसको बेच सकते हैं। स्टेट में तो है ही, बेच ही सकते हैं, लेकिन स्टेट से बाहर भी बेच सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें वही है, स्टेट में बेचेंगे और स्टेट एरिया में ही आप बेचेंगे, ठीक है। तीसरा है इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का हिसाब किताब है भाई।
जैसे हम बता रहे हैं कि ऑनलाइन, जैसे आजकल अमेजन और फ्लिपकार्ट चल रहे हैं, उद्योगपतियों की जितनी भी सामान कंपनियों में बन रहे हैं वो सब अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगे। किताबें खरीदो, पेन खरीदना पेन खरीदो। लेकिन यहाँ कृषि का उत्पाद के लिए ऐसा कोई ऐप ही नहीं है भाई। बड़ा मजे का बात है। ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई हिसाब ही नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम रखा गया है। और इसमें एक चीज और है, नो स्टेट टैक्स। कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स ही नहीं है। कोई भी सामान जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आप केवल पेन के हिसाब से कर सकते हैं, कोई टैक्स आपको देना ही नहीं है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और है, यहाँ पर अभी तक क्या होता था, यहाँ पर इधर देखेंगे अगर वर्तमान व्यवस्था में, तो वर्तमान व्यवस्था में क्या है कि रूरल डेवलपमेंट फीस लगती थी 3%, और कमीशन एजेंट होता था वो भी लेता था 2.5%, और जो एमएफ होता था वो भी 3%। ये कुल मिलाकर जहाँ पे जो चार्ज लगते थे कृषक के ऊपर, हमारे किसान भाई के ऊपर, वो 7 से 8% तक 7 से 8% तक जो है वो टैक्स लग जाता था। और उसका जो टैक्स का पैसा उधर भी पड़ता था, लेने वाले पे भी और देने वाले पे भी, दोनों से काट करके जब वो उसमें उस मूल्य को देता था, वो हिस्सा काट करके। तो यहाँ टैक्स की मारामारी है। और यहाँ कह दिया कि यहाँ कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, आप कितना भी माल बेचो खरीदो, कोई मतलब नहीं है किसान से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, यहाँ अगर हम एपीएमसी को समझना चाहें, एपीएमसी को अगर अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पर एपीएमसी में ज़्यादातर होता क्या है। देखो, एपीएमसी से फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा कैसे है कि जब हमारा 1954 जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि साहूकारी बहुत ज़्यादा चल रही थी। साहूकारी, किसान जाते थे, उनसे अपना कुछ गिरवी कागज़ रखते थे, उनसे साहूकारों से पैसा लिया और अपनी खेत में लगा लेते थे। और खेत में लगा करके जब अपनी कृषि उत्पाद को जब बेचने जाते थे, तो तब उसके बाद वहाँ से जो कुछ पैसा मिलता उसे वहाँ चुकता कर देते। तो क्या होता था, उतना उपज होता नहीं था, और वो किसान हमारा भाई साहूकारों के चंगुल में फंस जाता था, क्योंकि उनको उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता था। तो क्या होता था, तो उन्होंने यहाँ पे एपीएमसी का निर्धारण किया और यहाँ पे एमएसपी की संकल्पना की कि भाई अब आज के बाद एपीएमसी निर्धारित है, आप इन मंडियों में बेचिए और एमएसपी पर आपको खरीदा जाएगा। अगर कोई नहीं खरीदागा तो हम हैं, हम खरीदेंगे आपका अनाज, ठीक है। तो एमएसपी की भी संकल्पना यहाँ पे आ गई। तो उन्होंने एक मूल्य निर्धारित कर दिया था हर चीज़ का एमएसपी। शुरू में वो गेहूं के लिए आई थी। अब जो हमारे कह रहे हैं किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, वो पंजाब और हरियाणा में ही क्यों कर रहे हैं भाई, इन्हीं स्टेट के क्यों हैं, और राज्यों में कहीं नहीं हो रहा है। तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा में ही क्यों हो रहा है, और स्टेट में इसका प्रभाव क्यों नहीं है। और यूपी के भी हो रहा है तो पश्चिम यूपी के में क्षेत्र में ही क्यों हो रहा है, यूपी जो पूर्वी यूपी है वहाँ से नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2003 में जो कानून आया उसमें महाराष्ट्र, बिहार और नई दिल्ली और कर्नाटक, नई दिल्ली और कर्नाटक ने ये वाला जो हिस्सा है, जो इस कानून का ये वाला जो हिस्सा है, अधिकतर यहाँ पे फॉलो कर दिया है। समझ रहे हैं, इस कानून का ये जो कानून है, इस कानून का जो ये वाला हिस्सा है, अभी जो कानून आया है उसका हिस्सा महाराष्ट्र और बिहार सरकार, नई दिल्ली और कर्नाटक ने ज़्यादातर फॉलो कर दिया है। तो ये वाले स्टेटों का तो सवाल ही नहीं उठता कि ये वाले स्टेट जो है आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र, बिहार, नई दिल्ली और कर्नाटक। कर्नाटक ने फलों के क्षेत्र में प्राइवेट मंडियों को खोल रखा है, और महाराष्ट्र ने प्राइवेट मार्केट 18, संख्या 18 है उनकी, वो चला रखे हैं पहले से, और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस भी दे रखे हैं, उनकी संख्या है करीब करीब 1100। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी चला रखे हैं पहले से, और इसी वजह से शिवसेना और शरद पवार दोनों वॉकआउट किए हैं। समझ रहे ना बात को, वॉकआउट कर गए ना, तभी तो वो एनडीए सरकार राज्यसभा में, ठीक है। तो
और ये चीज़ें बिहार में भी चल रही, तो बिहार में भी थोड़ी सामान्य स्थिति है, कोई उठापटक नहीं है। अब बचता जो सबसे ज़्यादा जो अनाज पैदा होता है वो गेहूँ और चावल, वो पंजाब और हरियाणा और यूपी, ये 3 स्टेटों में होता है। और यूपी में भी कहाँ, पश्चिमी यूपी। तो एमएसपी पे जो सबसे ज़्यादा खरीद होती है, तो पंजाब और हरियाणा की कम से कम 88% खरीद जो है एमएसपी पे होती है। और जो राज्यों की जो खरीद होती है और जो शेष यूपी के जो हैं उनमें कम से कम 35 से 40%, 34-35 से और 40-45% तक। तो देखिए, फिर जहां एमएसपी 88%, यहाँ पंजाब और हरियाणा से जब खरीद होती है तो ये पंजाब और हरियाणा में ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी पर जब खरीद नहीं होगी, जब इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये एमएसपी पर चोट होगी। एमएसपी अभी इसमें लिखा तो नहीं कि एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। और उसी प्रभाव के नतीजे ये होंगे कि यहाँ पंजाब और हरियाणा के लोग वो एपीएमसी ना जा पाएंगे, और वहाँ से क्या है कि वो अपने आउटसाइड ट्रेड की इधर की तरफ जब मूव होगा तो वहाँ पर ये एमएसपी खतरे में आएगी। एमएसपी यहाँ पे एमएसपी की कोई बाध्यता नहीं है। एमएसपी पर कोई बाध्यता तो है नहीं कि यहाँ एमएसपी पर खरीदना है। यहाँ तो एक वो अलग सिस्टम है, उसको जो अगले जो इसका दूसरा जो पार्ट है उस पर समझेंगे कि ये किस तरह से जो बार करता है, इसको हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो 5वां टॉपिक है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। डिस्प्यूट सेटल मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर इसमें कोई प्रावधान में अगर कहीं विवाद होता है किसी पार्टी को लेकर या जो खरीदार है उसको लेकर या सामान जो खरीद रहा है उसको लेकर, अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम इसमें अपील की सुनवाई करेगा। आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, और अगर एसडीएम उस पर 30 दिन के अंदर, ये लिखा ना 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, फैसला नहीं होता है, तो वो वहाँ उस डीएम के पास अपनी अर्जी दे सकता है, और उस पर डीएम जो है 30 दिन के अंदर उसको प्रावधान करना ही होगा, उसको सुलझाना ही होगा। तो इस तरह से। और लेकिन इसमें एक चीज़ और लिखे, इसमें कोई भी कोर्ट, सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो उस किसी भी कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लोगों को भय है वो यही है कि जब किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो फिर होगा क्या भाई। एसडीएम और जो डीएम होते हैं ये पॉलिटिकल फेवर के ज़्यादा होते हैं, आप सभी जानते हैं। एसडीएम डीएम जो है, जो सरकार होती है उसी के अधीन काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जिस तरह का उनका सरकार का माइंड सेटअप होता है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर उनको कहने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एसडीएम डीएम है ये हमारी सरकारों को ही या उद्योगपतियों के दबाव में आकर के ये काम करें, तो इसलिए कोर्ट का प्रावधान होना चाहिए। यहाँ पर डिसीजन ये होना चाहिए कि एक जैसे ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल, तो ये जो व्यवस्था है 323 में, अनुच्छेद 323 है, उसमें हमारे ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। उस ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए, और उस ट्रिब्यूनल में यहाँ से भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो सीधे ट्रिब्यूनल भेजना चाहिए। उसमें एक जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज होते हैं। अगर राज्य सरकार के अधीन ये ट्रिब्यूनल बन रहा है तो हाई कोर्ट के जजों को भी या यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, तो ऐसा भी प्रावधान आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि इन्होंने जो मुख्य प्रावधान में ये प्रावधान किया है ओनली पैन कार्ड, पैन कार्ड का व्यक्ति यहाँ पर खरीदारी कर सकता है या बेच सकता है। तो आप ये समझिए कि पैन कार्ड केवल क्या पैन कार्ड से ही आपकी जो पहचान है वही क्लियर हो जाती है, जबकि राज्य सरकार का कुछ ना कुछ अंकुश तो होना चाहिए ना। जब तक राज्य सरकार का अंकुश नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। तो राज्य सरकार के यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन हो बाकायदा बहुत बढ़िया फॉर्मेट पे, और केंद्र सरकार के यहाँ अगर रजिस्ट्रेशन हो तो वहाँ हो, कहीं भी हो, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस आदमी का पूरी तरह से। खाली ये नहीं ऐसे तो मैं जाऊँगा मेरे पास भी पैन कार्ड है, मैं भी कह दूँगा भैया
कर लो सब कुछ, वाणिज्य कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो क्या है कि वो पैन कार्ड तो फर्जी भी बन जाते हैं, फर्जी पैन कार्ड से भी काम, तो वहाँ क्या है कि दिक्कत बहुत सारी पैदा हो जाएंगी और वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं, तीसरे दिन वो आएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ओनली पैन कार्ड से ओपन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर क्या है कि उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला रजिस्ट्रेशन, ये इसके समाधान है। दूसरी चीज़ है कि एपीएमसी टैक्स, यहाँ पर क्या है कि ये जितने भी सारे ये टैक्स लग रहे हैं ना, ये 3% दे लगा है, 2.5% ही है, जो कमीशन एजेंट का भी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स भी यहाँ पर ये होना चाहिए। एपीएमसी, ये जो आज की जो मेन लड़ाई है वो यहाँ है, एपीएमसी टैक्स या तो खत्म करो, जो मंडियों पे टैक्स लगता है, कमीशन एजेंट का टैक्स लगता है वो खत्म करो, या प्राइवेट वालों पे भी, जो प्राइवेट मंडियाँ स्थापित होंगी उन पे भी टैक्स लगाओ, या प्राइवेट कार्टेल जो स्थापित होगा उस पर भी टैक्स लगाओ, उसको खुला ना छोड़ो भाई। कंपटीशन बराबर बराबर तो हो तो तब तो मजा आए भाई। एक क्या है कि आप उस पर राज्य सरकार टैक्स लेगी, और एक तरफ क्या है कि एक तरफ उसको फ्री छोड़ देगी, तो कहाँ तक काम चलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो मुकाबला यहाँ क्या है कि यहाँ फिर जो लोग ज़्यादा भागेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ये ख़त्म ही होने के कगार स्थिति हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आज नहीं तो कल, लेकिन सरकार ने कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि हम एपीएमसी ख़त्म करेंगे, ये मतलब एक चिंता वाला चीज़ है। और इसका समाधान यही है कि या तो एपीएमसी का जो टैक्स है वो ख़त्म करें, या फिर जो प्राइवेट जो कार्टेल स्थापित होगा उस पर भी टैक्स लगाए, उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन करें और ट्रिब्यूनल की स्थापना करें, ताकि वो एसडीएम और डीएम अगर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से अगर वो समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो वो ट्रिब्यूनल में अब जा करके अपनी अर्जी दे सके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे कि इसका जो मेन प्रावधान है वो क्या अब जो चल रहा है, और जो अब जो मुख्य प्रावधान इसमें आए हैं इस कानून में वो क्या है, और इस कानून को लेके जो जो मतलब भय दिखाया जा रहा है कि ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, तो मंडियां इस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसमें एपीएमसी जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इसमें यही है, इस कानून की अच्छाइयाँ भी ये हैं कि इससे जो ट्रेड में एरिया जो आउटसाइड होगा तो उसमें क्या है कि पूरे भारत में वो फैलेगा, ठीक है। और ऑनलाइन ट्रेडिंग का विचार आएगा तो नई एक कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिपूर्ण कदम होगा। तीसरी चीज़ है नो स्टेट टैक्स, जब नो स्टेट टैक्स को कोई टैक्स नहीं लगेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को आसानी से भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसमें एसडीएम 30 दिन के अंदर जो कार्रवाई करके आपको देगा, और डीएम भी जो 30 दिन के अंदर आपको विवाद से मुक्त करा देगा। और इसमें क्या है कि अगर आसानी ये भी है पैन कार्ड से, लेकिन ये हमें नहीं लगता कि ये होना चाहिए, इसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लिया आपने। तो अब बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी पे देखो होता क्या है, एमएसपी एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एमएसपी पे पहले बहुत लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई तो एमएसपी पे है। तो एमएसपी पे देखिए आप समझते हैं, इसका जो मूल्य निर्धारण करता है वो होता है सीएसीपी। ये एक होता है कि मतलब आयोग होता है ये सीएसीपी। तो ये एमएसपी का निर्धारण करता है, और ये 23 वस्तुओं पर दिया जाता है। 23 वस्तु इसमें के अनाज हैं, और आपके ऑयल सीड है 7 प्रकार के करीब, और 5 प्रकार के अनाज हैं, चावल हैं, और आपकी दालें हैं पल्स, और जूट के सामान है। ये सारी कुल चीज़ें मिला के 23 हो जाती हैं। 22 + 1, एक जो होता है वो गन्ना होता है, जिसमें एफआरपी दिया जाता है। गन्ना पर एफआरपी दिया जाता है केवल, ठीक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल इस पे एफआरपी जारी करती है गन्ना पे। और 22 जो अनाज होते हैं, वो जो सीड होते हैं, उन पर एमएसपी निर्धारित होता है। तो गेहूं और चावल सबसे पहले इन पे जो है सबसे पहले तो गेहूं पे ये प्रावधान लागू हुआ था एमएसपी का। एमएसपी सबसे ज़्यादा हमने बताया ना, पंजाब और हरियाणा जो खरीद होती है वो एमएसपी पे सबसे ज़्यादा ये कर पाते हैं, और बाकी राज्य नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण ये है कि देखिए ऐसा होता है कि आप एपीएमसी गए,
एपीएमसी में धान का रेट मान के चलो, धान का रेट फिलहाल चल रहा है 1800, ठीक है, अनुमान मान लेते हैं। और एपीएमसी में वो आपसे ले रहे हैं कि उन्होंने एक कार्टल बना हुआ है यहाँ पे। कार्टल, कार्टल क्या है, कार्टल को आप समझ लीजिए, कार्टल 6-7 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। एक होता है इसमें सीए, कमीशन एजेंट। जो कमीशन एजेंट होता है वो आपका ग्राहकों का फायदा करता है, जो कमीशन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। और कमीशन एजेंट जो बन के बैठा है वो किसानों के फेवर में काम करता है। वो आपकी तुलाई लदाई, पैसा, ये सब सारा चीज़ देख लेता है। आपको कहाँ से माल ले जाना है, अपना गाड़ी भी भेज देगा, आपका सामान भी खरीद के ले आएगा, आपका गेहूं चावल वो भी उठा लेगा, बोरे के लिए मजदूर की भी व्यवस्था करेगा। तो किसान को ज़्यादा हेडक नहीं रहता, सारे काम ये देख लेता है। लेकिन जब जब ये जो कार्टल है, कार्टल 8-10 लोगों का जो समूह होता है, जो खरीदारी का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो लोग यहाँ सीए के पास आते हैं, ठीक है। सीए के पास आते हैं, कमीशन एजेंट के पास। वो वहाँ पर आकर देखते हैं भाई किसान, चूंकि किसान वहाँ पे माल लाए हुए होता है, यहाँ पर समझते हैं। देखो ये हमारा सीए है, सीए के पास कमीशन एजेंट है ना ये। तो कमीशन एजेंट के पास एक किसान भाई आया, फॉर्मर आया किसान, और वहाँ पे अपने माल भेज दिया। यहाँ पे आ गए आपके कोई पूरा कार्टल आ गया, कार्टल आया, और कार्टल ने आकर के सामान को देखा। और ये लोग क्या करते हैं, जब कार्टल बना लेते हैं तो एक यहाँ पे ये पहले ही इससे साठ-गांठ कर लेते हैं कमीशन एजेंट से कि भाई ऐसा है, हम तुमको 1800 रुपये में ये 1 कुंटल दे रहा है, तो हम आपको ऐसा करेंगे, ये 1700 में दिलवा दो। और 1700, ये 8-10 लोगों का जो समूह है वो कहेगा भाई 1700 से कोई, या 1600 से आप कोई ऊपर मत जाना। यहाँ पे इनको 100 रुपये इसको दे दिए और 100 रुपये इनको बच गए, ठीक है। तो ये इसको मिले 1600 रुपये, और कीमत थी इसकी 1800 रुपये। तो ये 1600 रुपये इसको किसान को दिए, तो 200 रुपये जो आए, 200 रुपये इन तीनों में बट गए, कार्टल में और सीए कमीशन एजेंट में, और किसान को केवल 1600 रुपये में टरका दिया। जबकि उसका जो एमएसपी था वो था आपका 1800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से बचने के लिए अब वो क्या करता है, वो एपीएमसी में, उसमें एपीएमसी तो मंडी में ये सब हो गया, अब वो जाता है एफसीआई क्या है, एफसीआई हमारे भारत का मतलब जो हमारा सरकार है, सरकार का ये गोदाम मानो एफसीआई, एक तरीके से मोटा मोटी ये समझ लीजिए। ये जो हमारी जो एफसीआई है ये एपीएमसी है, ये समझ लीजिए। जैसे मंडी है ऐसे ही एफसीआई जो है, कॉर्पोरेट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी खरीदारी करती है, और ये एमएसपी पे लेगी, ये एमएसपी पे खरीदारी करती है, ये इसका काम है, एमएसपी से नीचे नहीं लेती है। तो क्या करते हैं ये लोग, ये हमारा किसान भाई जाता है एफसीआई। अब एफसीआई में जैसे ही पहुंचा तो एफसीआई के अफसर बड़े ही थोड़ा नवाब टाइप के हैं, तो वो साफ साफ कह देते हैं कि भाई ऐसा है 3 दिन बाद आना, अभी हमारे पास मजदूर नहीं है, या वेयर हाउस खाली है नहीं है, तब भी कहते हैं कि वेयर हाउस खाली नहीं है, बाद में लेके आना। तो क्या है कि 3 दिन का टाइम दे दिया उसे। अब किसान यहाँ पर 3 दिन बाद फिर परेशान आया कि भैया खरीद लो, तो वो भी कहते हैं अरे ठीक है 3 दिन बाद आना। अब यहीं पर एक जो होता है एजेंट क्या करता है कि जैसे किसान दुखी होकर के जाता है तो वो क्या कहता है, भैया रुको 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 रुको, यहीं रुको, और ऐसा करो, ये 1800 रेट चल रहा है, तो एक काम करो आप मुझे 1500 में दे दो, ठीक है। और कहाँ आप जो परेशान हो रहे 3 दिन से, और हम 1500 आपको नकद देते हैं, ये लीजिए और जाइए। अब वहाँ चूंकि यहाँ पे 1600 मिल रहा था, यहाँ बेचा नहीं। अब ये कहता भाई नहीं, हमने तो 1600 में वहाँ हमने बेच के नहीं आए, आपको 1500 में, हम चलो 1600 में दे देंगे। तो चलो ठीक है 1600 में दे दो। तो 1600 में जो यहाँ दे रहा था, अब मजबूरन वो वहीं रुका हुआ था, वहीं उसने 1600 में दे दिया। तो दे दिया तो क्या हुआ, अब उस कमीशन एजेंट ने मतलब 1600 में खरीद करके अब यहीं पे जैसे ही लाया तो वो क्या किया, 1700 में बेच दिया, 1700 में बेच दिया एफसीआई को। अब एफसीआई ने वो खरीद दिखाई अपनी 1800 रुपये में, तो 100 रुपये इस कमीशन एजेंट को बच गए और 100 रुपये एफसीआई के अधिकारियों को बच गए। तो 200 रुपये का घपला यहाँ हो गया और 200 रुपये का ही घपला इन लोगों ने कर लिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसान को जो एमएसपी था, एमएसपी पे कभी ना कभी कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ पर लेकिन जबकि पंजाब और हरियाणा में
88% जो खरीद होती है वो एमएसपी पे होती है। 88% किसानों की खरीद होती है वो एमएसपी पे होती है, जबकि और यूपी की जो खरीद है वो केवल 34 या 33% है। और अदर राज्यों की जो खरीद है जितनी भी, और अगर हम शेष भारत की बात करें तो वो जो खरीद है वो केवल 25%, किसी के 24%, किसी की 10%, किसी की 8%, इस तरह से है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा का ही हो रहा है। इनके क्यों भैया, इन्हीं लोगों के किसान जो 88% एमएसपी पे क्यों बेच पा रहे हैं? तो इसका भी कारण ये है कि जो हमारी हरित क्रांति हुई थी, वो हरित क्रांति जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हुई थी। और इस क्षेत्र के किसान अच्छी खासी मतलब कृषि से उत्पादन भी किया और उससे थोड़ा पैसा भी कमाया, मॉडिफाई भी हुए हैं। तो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे तबके के हैं, और एक इधर का जो जाट बेल्ट है वो भी अच्छी खासी है। तो होता क्या है कि वो राजनीति में एक उनका होता है, राजनीति में एक वो अपनी धमक रखते हैं। तो उनकी जो एपीएमसी के अधिकारी हैं या एफसीआई के अधिकारी हैं वो उनसे डरते हैं, कहने का मतलब ये है। और उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट भी बढ़िया है। तो इस वजह से यहाँ के किसान, और पर ट्रैक्टर वगैरह बड़े बड़े वाहन हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, वो लोग किसान, पंजाब हरियाणा के किसान, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो वो क्या है कि, और इधर ये उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश, बिहार, ये यहाँ के किसान कहाँ गरीब, और वहाँ का किसान आप खड़ा कर दे एकदम, मतलब आप समझ सकते हैं कि जाटों का माहौल कैसा है, हैं? तो एफसीआई में इन लोगों की धमक ज़्यादा है। तो वहाँ के अधिकारी मजबूर होकर के मतलब एमएसपी पर उनकी खरीद करते ही करते हैं। तो जो चोट सबसे ज़्यादा होगी वो पंजाब और हरियाणा को होगी और पश्चिमी यूपी को होगी, समझ रहे हो? और हरित क्रांति भी यही हुई थी। तो सबसे ज़्यादा आंदोलन होगा कहाँ, आप सोच लीजिए, पंजाब हरियाणा में ही होगा, ना कि पूर्वी यूपी में और ना कि बिहार में। और बिहार में तो पहले ही नहीं हुआ, क्योंकि बिहार तो पहले से ही ये सब चीज़ें करे बैठा है, महाराष्ट्र करे बैठा, कर्नाटक करे बैठा, नई दिल्ली करे बैठा है। तो बताइए कहाँ होगा यार, समझने वाली बात है। तो इसका भी आप समझ गए होंगे कि ये पंजाब हरियाणा में आंदोलन क्यों हो रहे हैं, ठीक है। इसके समाधानों को भी आप समझ गए होंगे कि एपीएमसी का जो लड़ाई है, एपीएमसी टैक्स, ये जो मंडी वाले जो आड़तियाँ हैं, कमीशन एजेंट, वो भी चाह रहे हैं या तो एपीएमसी पे जो टैक्स लगे हैं ये वाले, इनको खत्म करो, या प्राइवेट वाले जो नए आ रहे हैं उनको भी लागू करो, ठीक है। तो ये लड़ाई है। आगे आने वाला एक और वो है अधिनियम है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए दूसरा अधिनियम समझते हैं। दूसरे अधिनियम में है क्या? देखिए, दूसरा अधिनियम जो है वो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ये लंबा हो जाता है थोड़ा सा, इसको तोड़ करके हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, ये इसमें क्या है, कृषक, किसान का सशक्तिकरण करना है और उनका संरक्षण करना है। किसके द्वारा? जो हमारे उत्पाद को खरीदने आएंगी कंपनियां, उनके द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा और उनका सशक्तिकरण भी किया जाएगा। और दूसरा है करार किस पे है? कीमत पर और कृषि सेवा पर। कीमत, जो उस अनाज की कीमत होगी वो, और कृषि सेवा, और उसमें जो सेवा, जैसे कि कह सकते हैं जो भी सर्विस उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे बीज की हो, खाद की हो, तो जो सेवा प्रोवाइड कराई जाएंगी उस सेवा पर भी करार किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा प्रावधान है। इसका जो मुख्य प्रावधान है इस कानून के, वो समझिए कि पहला है एग्रीमेंट किसके बीच? किसानों के बीच और स्पॉन्सर वो है जो कंपनियों का या किसी संस्था का जो खरीदार होगा वो होगा स्पॉन्सर, उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। तो वो उन दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट किस बात के लिए? प्रोड्यूसर के लिए और सर्विस के लिए, दोनों के लिए होगा। मतलब जो कीमत जो उत्पाद किसान पैदा करेगा उसके लिए होगा, और जो सर्विस जो प्रोवाइड की जाएंगी उसके लिए भी ये एग्रीमेंट होगा। तो ये बढ़िया प्रावधान है, हमें तो लगता है ये सही प्रावधान है। दूसरा है
पीरियड क्या है, पीरियड कितने पीरियड के लिए होगा, मतलब जब से वो एग्रीमेंट करेगा तब से, और वो 5 साल तक, अधिकतम 5 साल तक के लिए ये हो सकता है, ठीक है ना, अधिकतम 5 साल के तक के लिए। तीसरा जो प्रावधान है वो है इसमें फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनियां अपने अपने हिसाब से बना सकती हैं। देखो जो मेन मुद्दा है वो यही है, फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि भाई हमारे किसान भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं या केवल खेती से संबंध करते हैं, नहीं उनके जानकार हैं, और इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश में जो वाक्य लिख देते हैं 4-4 5-5 पन्ने का, तो वो पढ़ते हैं तो है नहीं उसको, उस पर लिया और डायरेक्ट साइन कर देते हैं। तो उसमें होगा क्या कि जब वो उन्हें पढ़ेंगे नहीं उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उसमें अगर लिखा हो कि हम भैया कुछ ज़मीन को ही कब्जा लिए ऐसे करके, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसी को फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम तो कहते हैं कि भाई जो एक्चुअल जो आशंका है किसान की उसको समझना होगा। ये जो फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये यही मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला कदम मतलब मैं मानता हूँ कि इसमें ये जो डाला है कि ये अपनी मनमर्जी से कोई भी कंपनी बना ले, ये गलत किया। सरकार को यहाँ पे होना चाहिए कि ये इसको अनिवार्य करना चाहिए, और एक केंद्र सरकार को अलग से अपना फॉर्मेट हर स्टेट के लिए और हर किसान के लिए और हर कंपनी और किसान के लिए एक ही फॉर्मेट होना चाहिए। और वो फॉर्मेट बाकायदा हिंदी में या लिखा हो या इंग्लिश दोनों में लिखा हो, तो एक ही फॉर्मेट होगा तो वो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो पूरे भारत में एक जैसा होना चाहिए। तो इस पे सुधार करने की आवश्यकता काफ़ी बन जाती है, क्योंकि कुछ भी लिख दे कंपनी, उस पर साइन अंगूठा लगवा ले तो काम खराब हो सकता है। चौथा है प्राइस रेट। प्राइस रेट फिक्स, जो पहले अनाज बोने से पहले ये फिक्स कर देंगे कि भाई हम इतना रेट पे आपकी ये जो अनाज है उसको हम खरीदेंगे, तो ये बढ़िया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ की गई है, अगर एपीएमसी अगर अधिक रेट में अगर खरीदता है तो क्या होगा। सवाल ये भी है कि अगर एपीएमसी मान के चलो 2000 रुपये में ये खरीद रहे हैं किसी चावल को, और वहाँ पे हो जाता 3000 रुपये, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे। तो उस स्थिति में ये है कि कंपनी चाहे तो प्रीमियम के रूप में कुछ पैसा बढ़ा सकती है, ऐसा प्रावधान इसमें भी किया गया है। अगला है डिलीवरी पेमेंट। डिलीवरी जो होगी, माल जो किसान अपना बेचेगा और उसका जो पेमेंट मिलेगा वो उसका उसी दिन होगा, जिस दिन डिलीवरी होगी उसी दिन पेमेंट होगा। अगर छुट्टी पड़ जाती है संडे अगर, या कोई 26 जनवरी वगैरह पड़ जाती है, तो वो अधिकतम 3 दिन तक, 3 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट हो जाना चाहिए, ऐसा इस प्रावधान में साफ साफ लिखा हुआ है। कितना बढ़िया प्रावधान है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगला है जमीन। जमीन के बारे में साफ साफ लिखा है कि कोई भी जमीन किसी भी तरह की कोई नहीं ली जाएगी, ना इसमें कोई जमीन का मतलब एग्रीमेंट किया जाएगा। एग्रीमेंट जो होगा वो केवल प्रोड्यूसर और सर्विस दोनों पे होगा, ना कि ज़मीन पे। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई कंपनी या स्पॉन्सर अगर उस ज़मीन पे कोई स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लेता है, तो वो स्ट्रक्चर भी 5 साल के एग्रीमेंट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी ने, जैसे मान के चलो उसने बाड़ लगा ली, तार बंदी कर ली, खेत की गाय वगैरह घुस जाती है, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तारबंदी कर दी या बाउंड्री वगैरह लगवा दी, 5 साल के लिए एग्रीमेंट है, तो लंबे समय के लिए सोच रखती है ना कि भाई इसमें गाय ना घुसें, या कोई चीज़ है तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, पशुपालन करना है तो छत वगैरह सीमेंट खपरेल की डलवा दी। तो वो जो है ज़मीन पे नहीं, ज़मीन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर अगर वो अगर नहीं, स्पॉन्सर अगर नहीं हटाता है, अपने खर्चे पर हटाना पड़ेगा, ये भी लिखा है। अगर स्पॉन्सर को अगर अपने खर्चे पर स्पॉन्सर नहीं हटाता है तो वो 5 साल बाद जो स्ट्रक्चर है वो किसान का हो जाएगा। ये साफ साफ इस एग्रीमेंट में लिखा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट उनका रजिस्ट्रेशन कर सकती है, बढ़िया है। अगला है फोर्स मेजरमेंट एक्ट।
ये और बढ़िया है। फोर्स मेजोर एक्ट जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, आपकी फसल बर्बाद हो गई पूरी तरह से, आप देने के हिसाब में ही नहीं हो, तो क्या होगा उस स्थिति में कि किसी को दंडित नहीं किया जाए, दोनों को बुलाया जाएगा कोर्ट में, जैसे एसडीएम कोर्ट में बुलाया जाए या डीएम कोर्ट में बुलाया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच कहानी खत्म कर दी जाएगी कि भाई ऐसा हो गया है, प्राकृतिक आपदा हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को उसमें दंड नहीं दिया जाएगा, ना ही स्पॉन्सर को और ना ही फार्मर को। अगला है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट वही है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, यानी कि दोनों को पार्टियों को बैठा करके आराम से सुलहनामा करवा देंगे। अगर वो नहीं हो पाता है तो वो मामला जाएगा एसडीएम के पास, और एसडीएम भी अगर इसको 30 दिन के अंदर निपटारा उसको करना होगा, अगर 30 दिन के अंदर नहीं कर पाता है तो वो मामला चलाएगा डीएम साहब के पास, उनको भी पास टाइम है कि वो उस 30 दिन में निर्णय दे देंगे। अगर ये नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, ये डीएम का निर्णय आपको मानना ही होगा। इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि यहाँ पर वही ट्रिब्यूनल वाली बात जो हम पहले बता चुके हैं, ट्रिब्यूनल गठित करना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी है एसडीएम डीएम राजनीतिक प्रभाव में आकर के उस हिसाब से कंपनियों के हिसाब से फैसला ना दे दें, इसका भी एक डर यहाँ पर बना रहता है। तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर कोर्ट की भी स्थापना करनी चाहिए। अगला है एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स होता है टीम वर्क। जैसे 10 गांव का लोग है, 10 गांव के लोग किसानों ने जो है अपना इकट्ठा कर लिया, उनसे बातचीत कर ली और बातचीत कर करके स्पॉन्सर को बता दिया कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं और हम ये 10 गांव का जो अनाज है या कुछ भी है तो हम आपको ये करेंगे। तो वो एक टीम वर्क की तरह काम करता है, और वह जितना भी सर्विस होगा उसके लिए खाद का हो, पेस्टिसाइड हो, कुछ भी हो, तो वो एग्रीगेटर के तरीके से यहाँ पे एक टीम वर्क तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमें तो लग रहा है कि इससे बढ़िया कोई प्रावधान हो ही नहीं सकता। ये कितना फ़ायदे की चीज़ है। ज़मीन जो लोगों में ये भय है कि ज़मीन जाएगी और वहाँ पे वो निर्माण कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो वो भी साफ साफ यहाँ पे ज़मीन का कोई, इसमें साफ लिखा है कि ज़मीन किसी की नहीं जाएगी, और ज़मीन पे स्ट्रक्चर जो बनेगा वो भी 5 एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद किसान का हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान है, लेकिन चिंताएं कुछ हैं, आशंका हैं। आशंका है फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो चिंता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट होना चाहिए जो एक केंद्र सरकार जारी करे और वो सभी राज्यों में अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा है रजिस्ट्रेशन। खाली पैन कार्ड। खाली पैन कार्ड क्या है? खाली पैन कार्ड कोई अगर स्पॉन्सर लेके आता है तो स्पॉन्सर फर्जी भी बना लाए पैन कार्ड, तो क्या पता, उसका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और तीसरा है एमएसपी। एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। यहाँ पर जो रेट है, प्राइस रेट, वो एमएसपी फिक्स होना चाहिए। जितना एमएसपी ले रहे हैं एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और लिखी है कि अगर यहाँ पे एपीएमसी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर प्रीमियम के रूप में दे सकते हैं, वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो फिक्स होगा वो फिक्स जो है वो करार पे नहीं, जैसे हम और किसान और स्पॉन्सर के बीच में जो फिक्स है वो नहीं, वो एमएसपी पे फिक्स होना चाहिए। ये चीज़ हम चाहते हैं। तो ये चीज़ें करने में क्या दिक्कत है? ये फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक एमएसपी, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ये सुधार की आवश्यकता है वाकई में। और इस फॉर्मेट की अगर अच्छाइयाँ देखें तो हर सेक्टर की तरह इसमें भी डिमांड बढ़ेगी। जहाँ जैसे जूतों की मार्केट मतलब एडवांस मिलता है, तो एडवांस की तरह यहाँ भी एडवांस मिलेगा और डिमांड भी क्रिएट होगी। कहीं किसी को फूल चाहिए तो फूलों की खेती करेंगे लोग। उससे क्या है कि एक क्रॉप पैटर्न जो है वो बदलेगा। क्रॉप पैटर्न, जहाँ अब धान लग रहे हैं, वहाँ क्या है कि पानी की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उससे हमारा भूजल स्तर भी खराब हो रहा है। तो उसको हिसाब को देखते हुए कहीं अलग अलग धान वाले खेत में फूल होंगे, फूल वाले खेत में पपीता होंगे, इस तरह से, और आलू होंगे, आलू के बाद कुछ और। तो इस तरह से क्या है कि एक क्रॉप पैटर्न जो बदलेगा, तो बदलने से क्या है कि जो भूजल स्तर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और एक अगला है कंपटीशन। कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा क्रिएट होगा यहाँ पे, और नए नए इनोवेशन भी तैयार होंगे, ऐप भी आएगा, और ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन चल रहे हैं, वहाँ पर भी हम जो है अपनी फसल को बेच सकते हैं अच्छे खासे से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये कानून जो है कोई ख़राब कानून है। हाँ, कुछ चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उनको बैठ करके
सुलहनामा करना चाहिए। अब सरकार ये थोड़ी ना कि भैया अड़ेग हो गई कि भाई हम किसी की सुनी नहीं और बस पुलिस वाले भेज दिए, जाओ भैया उनको पानी की बौछार मारो, ऐसे नहीं। सरकार को भी थोड़ा नरमी दिखाते हुए, और आपने देखा होगा सरकारें बार बार जो कह रही हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है, अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, मानते हैं बहुत अच्छाइयाँ, और इससे चेंज भी आएगा, बहुत सारा चेंज आने वाला है। हम तो कहते हैं कि ये एक जिस तरह से और क्षेत्रों में क्रांतियाँ हुई हैं, इस क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी एक जो डूबा हुआ क्षेत्र हो रहा है आज, इसमें बहुत सारी क्रांतियाँ होने वाली हैं। ये कानून जो आए हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। इसको हम तो कहते हैं इसको बैक तो सरकार ना करे, लेकिन इसमें सुधार करे थोड़ा। ये अगर कोर्ट वाला मामला है, ये ट्रिब्यूनल यहाँ पे गठित कर दे, और जो लीगल फॉर्मेट है, लीगल फॉर्मेट को यहाँ पे रखे, क्योंकि किसान भाई अनपढ़ होते हैं, मतलब अनपढ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे खासे हैं, पंजाब हरियाणा में तो बहुत हाई फाई हैं, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट को एक जैसा करके इन पे जो है बढ़िया तरह से एक ही मतलब अनिवार्य कर दे इसको, कहने का मतलब ये है। और एक है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दे, और खाली पैन कार्ड के जरिए इसको भरोसे ना छोड़े। तीसरा एमएसपी, एमएसपी पे जो है ये खरीद जो फिक्सेशन हो वो एमएसपी पे हो, ये चीज़ हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसान भाइयों की ओर से है। ये चीज़ें अगर कर देती है सरकार तो ये बहुत अच्छा ही अधिनियम हमारे लिए साबित होगा, और कृषि क्षेत्र में इसका बहुत आगे भविष्य में हमको देखने को मिलेगा कि हम इस क्षेत्र, इस अधिनियम के माध्यम से हम अपने कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ला सकते हैं। अगला कानून है तीसरा, आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। ये आवश्यक वस्तुएं क्या है? ये जो है बना था पहले आवश्यक वस्तुएं, जिसमें आवश्यक वस्तुएं रखी गई थी जो हमारे यूज के लिए होती है। तो इसमें अनाज भी, हमारे दालें भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अब क्या है कि कोई आलू से चिप्स बनाना है जिसको, तो वो क्या करेगी, तो वो आलू का भंडारण करेगी, कोल्ड बनाएगी, अपने 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 वेयर हाउस बनेंगे, कोल्ड बनेंगे, तो उसमें सामान खरीदेंगे। पहले क्या था, केवल एपीएमसी ही इसका मतलब रख सकती थी और एफसीआई भंडारण कर सकती थी, तो और वहाँ पे इसको कोई भंडारण ही नहीं कर पाता था। तो इन कानूनों को लागू करने के लिए, इन कानूनों की जो अच्छाइयाँ हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें भंडारण तो करना पड़ेगा, हर चीज़ का भंडारण करना पड़ेगा। तो इस कानून की आवश्यकता भी हमको पड़ जाती है। जैसे किसी को ब्रेड बनाने की कंपनी खोलनी है, या किसी चीज़ का खाने पीने की वस्तु हो, उसके उससे जो है कोई नए नए वैल्यू एडिशन करके कोई नई चीज़ बनानी है, तो उसमें आवश्यक वस्तुएं में संशोधन तो लाजमी हो जाता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, युद्ध और प्राकृतिक आपदा। युद्ध और प्राकृतिक आपदा में आप भंडारण नहीं कर पाएंगे, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कोई भी देश अगर आक्रमण कर देता है कि लड़ाई छिड़ जाती है, या प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना वाला मामला इस तरह से आया है, अगर इस तरह से आता है तो हम इसमें भंडारण एक साथ नहीं कर सकते। इसमें एक जो चिंता वाला जो मामला बन रहा है वो ये बन रहा है कि भैया ऐसे तो कोई भी आएगा, कोई भी भंडारण कर देगा, तो बाजार में क्या है कि एक अजीब हलचल हो जाएगी, बाजार में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट शॉर्ट हो जाएगी, और अनाज की कमी हो गई तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में 66 64 66 में जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भुखमरी थी। तब ये स्वामीनाथन और बोर्नलॉग, ये दो हमारे अच्छे खासे वैज्ञानिकों ने हमारे यहाँ पे पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा में एक क्रांति ला दी थी, हरित क्रांति करके। और तब से लेकर के फिर 80 के बाद तो इतना अनाज हमारे पास तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा अनाज है, और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो शायद हमें नहीं लगता कि ये यहाँ पे कोई भुखमरी जैसा कगार आने वाली है, और अब तो भारत में कोई भी भूखा नहीं सोता है, ये इस बात को समझना पड़ेगा। और जब हम एक्सपोर्ट करते ही हैं, तो हमें लगता है कि आवश्यक वस्तुओं का भंडारण अगर इन चीज़ों में किया जाता है, तो उससे क्या है कि एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल भी बनेगा। कोई अच्छा ब्रेड बना के तैयार कर रहा है, कोई अच्छी चिप्स बना के तैयार कर रहा है, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर तैयार होने वाला है। तो हम इन तीनों कानूनों को देखने के बाद हमें लगता है कि ये कानून बहुत ही अच्छा है।
इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं इसमें सुधार हो, और सुधार भी क्या है कि इसमें जो एमएसपी वाला मैटर है, ये एमएसपी वाला मैटर, इसमें सुधार हो, और लीगल रजिस्ट्रेशन हो, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट, और जो ये कोर्ट वाला है, ये अगर इसमें सुधार कर लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा ये कानून हमें लग रहा है कि इससे एक कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जब एक बात बताइए कि जब किसी भी उद्योग में हम अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों नहीं हो सकती? हमारा सवाल है ये। दूसरा ये है कि जब आप कोई भी उद्योग बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं, पार्टी टू पार्टी कर सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर कर सकते हैं, तो इसमें कस्टमर टू कस्टमर क्यों नहीं हो सकता? पार्टी टू पार्टी क्यों नहीं हो सकता? बिजनेस टू बिजनेस क्यों नहीं हो सकता? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। यही क्षेत्र क्यों अछूता रहे? इसमें भी ये कंपटीशन बनना चाहिए, और इससे क्या है कि एक माहौल तैयार होगा। बदलाव, देखो कोई भी बदलाव हो, उसमें जब बदलाव होता है ना व्यवस्था में, तो उठापटक तो होती है, और उठापटक 1-2 साल रहती है, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। इस चीज़ को हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। ये अपने माइंडसेट में बैठाना पड़ेगा कि बदलाव जब भी होता है, और अब ये समझ लीजिए ये जो दौर चल रहा है, ये बदलाव का बहुत बढ़िया दौर है। नरेंद्र मोदी जी इस आपदा को अवसर में बदलना चाह रहे थे, बदल दी है, अच्छा किया। और इसी अवसर को हमको भी लेना पड़ेगा, हमको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि अब कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, और सुधार हो रहा है। तो जो पुराना जो पैटर्न चल रहा था उसमें उठापटक हो रही है, लोगों को आशंका जत रही है, आशंका जताना भी जाहिर है, लेकिन इसको एक मध्यम मार्ग के तरीके से इसको सुलझाना में ही आवश्यकता है, लेकिन बैक नहीं होना है। सरकार अगर ये, आप किसान भाई अगर ये कहें कि इसको वापस ले लो, तो वापस लेने का अ, मेरे हिसाब से ये तो एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा अगर सरकार इसको वापस ले लेती है तो। क्रांति किसी भी क्षेत्र में अगर करनी है तो कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, और उठाए जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ उठापटक भी चल रही है, आज भारत बंद भी है, आज 14 दिसंबर 2020 है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि ये इस पैटर्न पे जो चल रहा है मामला, इसको धीरे धीरे 2-4 दिन में अगर वार्ता, अगर सुलहनामा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छा क्रांतिपूर्ण कदम इस देश में होने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।